नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वाक्य रचना पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वाक्य रचना। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य जो होता है दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। मतलब दो या दो से अधिक पदों का वह सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में मुख्यतः कर्ता, कर्म और क्रिया पाई जाती है। जो एक सामान्य वाक्य होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है। वाक्य मतलब दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह होना चाहिए जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे इस वाक्य को देखेंगे हम लोग तो बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। ये वाक्य है, इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। इस वाक्य का पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। बताइए क्या है? एक वाक्य है। जबकि होती पर जीत है सच्चाई बुराई। तो इसमें उस वाक्य में जितने शब्द हैं सभी शब्द यहां भी हैं, लेकिन इसका कोई क्रम नहीं है और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। होती पर जीत है सच्चाई बुराई, इस वाक्य का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग वाक्य के अंग। क्या देखेंगे? वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग क्या होता है? वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। जो वाक्य का अंग होता है वह जो है ऐसा व्यवस्थित समूह होता है, उस समूह को मिला करके पूर्ण जो अर्थ होता है, पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। क्योंकि पूर्ण अर्थ निकलेगा तभी वो वाक्य होगा, सार्थक अर्थ निकलेगा तभी वो वाक्य होगा। तो इसमें क्या होता है? पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। जिन अवयवों को मिलाकर, ठीक है, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें ही वाक्य का अंग या घटक कहते हैं। ठीक है। जिनको मिलाकर क्या होता है? वाक्य की रचना होती है, उसे ही वाक्य का अंग या घटक कहते हैं। अब वाक्य के मुख्यतः दो अंग या घटक होते हैं। कौन कौन सा? पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला क्या होता है? उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है? विधेय। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है। ठीक है। उद्देश्य जो है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, मतलब जिसके बारे में, अगर राम के बारे में कहा गया हो तो राम, उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। तो जैसे कि अगर राम के बारे में कहा गया हो तो राम उद्देश्य हो गया, कृष्ण के बारे में कहा गया तो कृष्ण उद्देश्य हो गया, सीता के बारे में कहा गया तो सीता उद्देश्य हो गई। ठीक है। मतलब जिसके बारे में कहा जाए वो क्या हो गया? उद्देश्य हो जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि विधेय। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बातें कही जाए, अब जैसे राम के विषय में कुछ बातें कही जाए, कृष्ण के विषय में कुछ बातें कही जाए, सुरेश के विषय में, तो जो बात कही जाए वो बात क्या होता है? उसे विधेय कहते हैं। ठीक है। स्पष्ट हो गया उद्देश्य और विधेय में अंतर। आगे देखते हैं विधेय में क्रिया और क्रिया का विस्तार होता है। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार होता है, तो विधेय में क्रिया और क्रिया का विस्तार और क्रिया का पूरक आता है। ये तीन चीजें। आगे हम लोग देख लेते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। तो इसमें जो परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है, तो ये क्या है? परिश्रमी जो है ये क्या है? कर्ता है। ठीक है। इसमें कर्ता का भी विस्तार हो रहा है कि जो व्यक्ति है वो परिश्रमी है और ये व्यक्ति है। ठीक। तो व्यक्ति में क्या हो गया? किसके बारे में कहा जा रहा है? तो इस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो ये व्यक्ति जो है उद्देश्य हो गया। ठीक। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? जो कुछ कहा गया जाए उसके बारे में जो बातें कही जाए वो क्या होता है? विधेय। तो सफल रहना जो है उसके बारे में कहा जा रहा है, तो जो सफल रहना है वो क्या हो गया? इसका विधेय। दूसरे वाक्य में हम लोग देखेंगे कि अभय इलाहाबाद में रहता है। तो अभय जो है वो क्या है? करता है। अभय के बारे में बात कही जा रही है और अभय ही क्या है? उद्देश्य हो गया तब, क्योंकि अभय के बारे में बात की जाए तो अभय क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। इलाहाबाद में रहता है। ठीक है। तो इलाहाबाद क्या हो गया? इसका विधेय हो गया, क्योंकि जो कुछ कहा जाए तो क्या क्या कहा जा रहा है? इलाहाबाद में रहता है, तो इलाहाबाद जो हो गया इसका क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग उपवाक्य। ऐसा पद
ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, ठीक है, जो एक वाक्य का अंग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो। मतलब ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, ठीक है, और जो एक वाक्य का अंग हो, वाक्य का एक हिस्सा हो, एक अंग हो, और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जो रचना है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? साधारण या सरल वाक्य, ठीक। दूसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तीसरा संयुक्त वाक्य। कौन कौन से होते हैं? साधारण या सरल वाक्य, फिर मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और तीसरा क्या होता है? संयुक्त वाक्य। तो इसमें हम लोग पहला देख लेंगे कि साधारण या सरल वाक्य क्या होता है। ठीक, साधारण या सरल वाक्य, जिन वाक्यों में उद्देश्य कर्ता, उद्देश्य मतलब कर्ता, और एक विधेय, जिस वाक्यों में एक उद्देश्य कर्ता और एक विधेय क्रिया होता है, मतलब एक विधेय होता है, एक क्रिया होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में कहें तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं इसमें उदाहरण से, अभय पढ़ता है। अभय क्या करता है? अभय पढ़ता है। तो ये जो अभय है उद्देश्य हो गया, ठीक है, और ये पढ़ना, जो पढ़ रहा है, पढ़ता क्या हो गया? ये विधेय हो गया या एक ही मुख्य क्रिया, यही क्रिया हुई, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया? ये साधारण या सरल वाक्य। दूसरा, सुनील खेलता है, तो यहाँ सुनील क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और खेलना क्या हो गया? खेलता है, एक ही मुख्य क्रिया है, तो ये क्या हो गया? विधेय हो गया। खेलता क्या हो गया? विधेय। आगे हम लोग देखेंगे कि मिश्रित या मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हो, जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। मतलब एक वाक्य पूरा हो, उस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, ठीक है, और उसमें एक प्रमुख, मतलब एक मुख्य या एक प्रधान उपवाक्य हो, और बाकी जो उपवाक्य हो उसके आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसमें एक मुख्य प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्र उपवाक्य में, जो मिश्र उपवाक्य होता है में मुख्य प्रधान वाक्य एक ही रहता है। जो मुख्य प्रधान वाक्य है एक रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। जो मुख्य प्रधान वाक्य है वो तो एक ही वाक्य रहेगा ना, तभी तो वो क्या हो गया? मिश्र वाक्य। ठीक, लेकिन आश्रित उपवाक्य होते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। आश्रित उपवाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर ही आश्रित रहता है। जो आश्रित है, साधारण सी बात है कि उसका नाम ही आश्रित है, तो किस पे आश्रित रहेगा? मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर ही आश्रित रहता है। ठीक है, मिश्र वाक्य में, जैसे यहां मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे यहां मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो यहां तक जो है, देखिए, मालिक ने कहा, ये क्या हो गया? ये मुख्य उपवाक्य हो गया। ये क्या हो गया? मुख्य उपवाक्य। और ये जो की है, ये क्या हो गया? अव्यय। अव्यय जोड़ता है, ठीक है। और दूसरा आश्रित, मालिक ने कहा, इसके कहने पे निर्भर है ना कि कल छुट्टी रहेगी, तो कल छुट्टी का आदेश कौन दे रहा है? किस पे आश्रित है? तो मुख्य वाक्य मालिक ने कहा, और की जो है अव्यय शब्द हो गया, ठीक है, और कल छुट्टी रहेगी, ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। ठीक है, दूसरा देखेंगे उदाहरण हम लोग, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, ठीक, तब वह प्रयागराज छोड़कर चला गया। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब वह प्रयागराज छोड़कर चला गया। ठीक है, तो यहां जब जो है वो क्या है? जो ये जब है, ये जो जब लिखा हुआ है, ये क्या है? अव्यय हो गया। ठीक है, और मुख्य उपवाक्य क्या हो गया? उसके पिता की मृत्यु हो गई, ये मुख्य उपवाक्य हो गया। ठीक, और तब जो है, तब क्या हो गया? तब भी अव्यय हो गया, ये भी क्या हो गया? अव्यय हो गया।
और आश्रित उपवाक्य हो गया कि वह प्रयागराज छोड़कर चला गया। तो प्रयागराज छोड़कर जाना किस पे निर्भर करता है? उसके पिता की मृत्यु होने पर। तो जो मुख्य वाक्य हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया? उसके पिता की मृत्यु, ठीक, और उसका जो आश्रित उपवाक्य है वह प्रयागराज छोड़कर चला गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य को मतलब मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले कुछ अव्यय शब्द, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अव्यय से वो मिश्र वाक्य आपस में जुड़ते हैं। तो मुख्य जो है कुछ बता रहे हैं आपसे कि, जो, जिसने, तो, ठीक है, ये मुख्य जो है अव्यय है मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है। ठीक, आश्रित उपवाक्य क्या होता है? वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो। जो मुख्य उपवाक्य है उस पर आश्रित हो, उसे ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि संयुक्त वाक्य, कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ठीक, संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में, ठीक है, संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों जैसे किंतु, पर, और, या आदि द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि समय बहुत खराब है, ठीक है, इसका मेल अलग क्या हो गया? देखकर चलना चाहिए। और मेल कौन करा रहा है? इसलिए। ये जो इसलिए है ये क्या कर रहा है? ये अव्यय है, इसको जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। समय बहुत खराब है ये, और देखकर चलना चाहिए, दोनों मिल गया तो दोनों क्या हो गया? मिलकर के एक संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया। क्या है? कि मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया। तो इसमें ये क्या है? मैं आगे चला गया एक वाक्य हो गया, ठीक है, और दूसरा वाक्य क्या हो गया? श्याम पीछे रह गया। तो दोनों को मिलाया कौन? और अव्यय मिलके दोनों को मिला दिया, तो क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य, दोनों को आपस में जोड़ दिया, संयुक्त कर दिया। ठीक है, संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले शब्द जैसे और, इसलिए, एवं, अथवा, परंतु आदि। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।